हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम सीरीज 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट क्वेश्चन, जिनके थ्रू आप एग्जाम का पैटर्न, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिकी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि सिर्फ आंसर याद ना रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए और देखते हैं आप 100 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। While giving the mutual fund units for repurchase, the distribution should consider the impact of capital gain tax and dash on the investor's portfolio. जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैपिटल गेन टैक्स के साथ और किस चीज का इम्पैक्ट कंसिडर करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बीटा, दूसरा ऑप्शन है एंट्री लोड, तीसरा ऑप्शन है एग्जिट लोड, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम करता है तो दो चीजें उसको रिटर्न को इफेक्ट कर सकती है। पहला है कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक फी होती है जो एएमसी रिडम्पशन के टाइम चार्ज करती है। यूजुअली ये तब लगती है जब इन्वेस्टर शॉर्ट पीरियड में यूनिट्स रिडीम करता है। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। As per the fair valuation principle laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in SEBI के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहाँ डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साइन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करने होते हैं। साइन क्या होता है? साइन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल्स, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यूएशन पॉलिसी इंक्लूड होता है। A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its total NAV in debt instrument. This rule is not applicable for which type of debt instrument? एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल एनएवी का 10% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये रूल किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता? पहला ऑप्शन है ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड सिंगल इशुअर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 10% एनएवी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रूल डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट पर ये लिमिट नहीं होती क्योंकि ये वेरी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेबी ने एक्सेप्शन दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये नहीं होता है। ट्रेजरी बिल, ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट बैक्ड या हाईली सिक्योर होते हैं, इसलिए इनमें 10% इन्वेस्टमेंट लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो ऑल ऑफ द एबव। In the mutual fund industry, every AMC gives an ARN code number to the mutual fund distributor, which is to be renewed every 3 years. True or false? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएमसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एआरएन कोड देती है और ये 3 साल में रिन्यू होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। एमफी इशू द एआरएन कोड नंबर, एएमसी इशू नहीं करता है, एमफी इशू करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एआरएन का फुल फॉर्म होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। एम्फी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये भी आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एम्फी इशू करती है एआरएन नंबर। पहले प्रोसेस क्या होता है इसका? पहले एनआईएसएम सीरीज 5 पे सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद केवाईडी नो योर डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करना होता है, फिर एम्फी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब एम्फी डिस्ट्रीब्यूशन को एआरएन नंबर अलॉट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि एएमसी इशू करती है, जबकि इशू एम्फी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क? इनमें से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है जंक बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है जीसेक फंड, चौथा ऑप्शन है इनकम फंड। तो इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड।
जंक बॉन्ड को हाई यील्ड बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये बॉन्ड लो क्रेडिट रेटिंग वाले होते हैं, ईश्वर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इनमें क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि जीसेक फंड वेरी लो क्रेडिट रिस्क होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड होता है। मनी मार्केट फंड इसमें भी क्रेडिट रिस्क लो होता है। इनकम फंड मीडियम होता है और जंक बॉन्ड में वेरी हाई क्रेडिट रिस्क होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। Which information has to be included in the mutual fund application form when a non-resident subscribe for the units? क्वेश्चन ये बोल रहा है जब एनआरआई म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। पहला ऑप्शन है पासपोर्ट डिटेल्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस इन द पास्ट 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द लास्ट 1 ईयर और चौथा ऑप्शन है करेंट ओवरसीज एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। जब एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में नॉर्मल डिटेल्स के अलावा ओवरसीज डिटेल्स यानी कि ओवरसीज एड्रेस देना मैंडेटरी होता है। एएमसी को इन्वेस्टर की रेसिडेंस लोकेशन पता चलता है, इससे रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन होता है, टैक्सेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है व्हाइल एवेल्युएटिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम द एक्सपेंस रेशियो मैटर्स मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड। एक्सपेंस रेशियो डेट फंड में इक्विटी फंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है एन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हैज टू मैंडेटली इन्वेस्ट इन हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड सिर्फ हाई क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज फॉल्स, दूसरा ऑप्शन है ओनली बी इज फॉल्स और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ओनली बी इज फॉल्स। एक्सपेंस रेशियो मैटर मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड्स, इसीलिए ऑप्शन ए जो बोला जा रहा है वो राइट है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में देन इक्विटी फंड से। रीजन क्या है? डेट फंड के रिटर्न जनरली 6 से 8% के रेंज में होता है और एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% हो जाए तो रिटर्न पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है राइट है। ऑप्शन बी है फॉल्स। डेट फंड, अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि डेट फंड 7% है, एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो नेट रिटर्न कितना आ गया? 6% आ गया। तो इसीलिए ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अलाउड टू चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए स्कीम ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो and it need not to be communicated to the unit holder as it an internal matter. तीसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर्स। चौथा ऑप्शन है देयर इज नो टर्म एज टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसका राइट आंसर है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर। अगर टीईआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है तो एएमसी को इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट डिस्क्लोजर के थ्रू या फिर फैक्ट शीट या कम्युनिकेशन के थ्रू। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब हो गया म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने का टोटल एनुअल कॉस्ट। इसमें इंक्लूड होता है फंड मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट एनएवी से डिडक्ट होती है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। ऑप्शन बी है वेरियांस इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी स्कीम। ऑप्शन सी ए फॉल इन प्राइसेस ऑफ द डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू डिफॉल्ट इज नोन एज ए क्रेडिट इवेंट। तो ओनली ए एंड बी आर ट्रू है या ओनली ए एंड सी ट्रू है, ओनली बी एंड सी ट्रू है या फिर ऑल ए एंड बी सी आर ट्रू है। तो इसका राइट आंसर ऑल ए बी सी आर ट्रू। बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो मार्केट जैसा ही मूवमेंट होगा, अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होगा और अगर बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम वॉलेटाइल होगा।
वेरियांस इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी, वो दोनों डेट एंड इक्विटी में रिस्क मेजर में काम आता है। प्राइस फॉल ड्यू टू डिफॉल्ट इज कॉल्ड क्रेडिट इवेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। If a person has to be traded in units of a closed-ended mutual fund on the stock exchange platform, then the units have to be held in dash। अगर कोई इन्वेस्टर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहता है तो यूनिट किस फॉर्म में होने चाहिए? पहला ऑप्शन है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है क्योंकि इन्वेस्टर स्कीम के बीच में एएमसी से रिडम्पशन नहीं कर सकता। इसलिए अगर इन्वेस्टर बीच में पैसा निकालना चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट सेल करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। क्लोज एंडेड फंड के यूनिट डिमेटेरियलाइज्ड यानी कि डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है इट इज मैंडेटरी फॉर द एएमसी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी। तो मैंडेटरी है वैल्यूएशन पॉलिसी को डिस्क्लोज करना। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अकाउंटेबल फॉर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट वैल्यूएशन। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है और ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। तो इसमें से ओनली ए इज ट्रू, राइट आंसर होगा। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर डिस्क्लोज करने होते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में और एएमसी की वेबसाइट पर। इसका पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि वैल्यूएशन कैसे की जा रही है। चाहे डिस्क्लोजर किया हो या नहीं, वैल्यूएशन की ट्रू और फेयर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेक्ट एनएवी कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एएमसी की होती है। Which of these expenses can be charged to a mutual fund scheme by the AMC? AMC कौन सा खर्चा इन्वेस्टर के फंड से ले सकता है? पहला ऑप्शन रेंट फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये तो नहीं ले सकता। दूसरा ऑप्शन है सैलरीज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट टीम, सैलरी भी नहीं ले सकता वो। तीसरा ऑप्शन है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द एएमसी, ये भी नहीं ले सकता। चौथा ऑप्शन है फीस ऑफ कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो राइट आंसर है फीस ऑफ कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एएमसी कुछ एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज कर सकती है, लेकिन सिर्फ वही जो डायरेक्टली फंड के मैनेजमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड हो। जो अलाउड एक्सपेंसेस है कस्टोडियन फीस है क्योंकि एसेट को सेफ रखने के लिए लिया जाता है। फंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है जो ऑपरेशन और कंप्लायंस मैनेज करने के लिए लिया जाता है। जो नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है मतलब एएमसी खुद बियर करेगी, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का रेंट, फंड मैनेजमेंट टीम की सैलरी, एएमसी के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। If an investor has to change his default account, he has to do it with। अगर इन्वेस्टर अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? पहला ऑप्शन है द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है एमफी, तीसरा ऑप्शन है आइदर केआरए और एमफी, चौथा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं ताकि रिडम्पशन, डिविडेंड और दूसरे पे आउट्स इजिली रिसीव हो सके। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैक्सिमम 5 अकाउंट्स रजिस्टर कर सकता है। इनमें से एक अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट डिजिग्नेट किया जाता है। जब तक इन्वेस्टर अलग से स्पेसिफाई ना करे, सारे पेमेंट इसी डिफॉल्ट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इन्वेस्टर कभी भी डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज कर सकता है, इसके लिए एएमसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है। Which tax is payable on the reduction of units of equity oriented fund? जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रिडीम करते हो तब कौन सा टैक्स लगता है? पहला ऑप्शन है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ टैक्स, चौथा ऑप्शन है अल्टरनेट डिविडेंड टैक्स। तो जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। आपको ये याद रखना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, ना कि डेट म्यूचुअल फंड पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडक्शन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन जैसा ट्रीट होता है, इसलिए एसटीटी चार्ज
होता है। एसटीटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, इन्वेस्टर को अलग से पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर लगता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ देता ट्रू और फॉल्स में कि क्या डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी लगता है, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा नो, डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, एसटीटी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है। What is the goal-based approach to financial planning focused on? Goal-based financial planning का main focus क्या होता है? पहला ऑप्शन है to generate a limited amount of money. दूसरा ऑप्शन है an investment plan which is focused on a specific goal. तीसरा ऑप्शन है an investment plan with a specific risk profile. चौथा ऑप्शन है a specific option of investment. तो इसका राइट आंसर है एन इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज फोकस्ड ऑन ए स्पेसिफिक गोल। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में ये अप्रोच किसी स्पेसिफिक गोल के लिए प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, हर गोल के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है। कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया, इस अप्रोच में एक पर्सन के सारे फाइनेंशियल गोल को एक साथ कंसिडर किया जाता है, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, इमरजेंसी फंड, सबको एक साथ मिला करके उसी में ट्रीट किया जाता है। फिर उन सब के हिसाब से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो इज, मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग द साइज ऑफ पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है सेटिंग ऑफ गोल्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग ऑफ गोल्स। स्टेप फॉर डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो, चार स्टेप होता है। पहला स्टेप है इन्वेस्टर के गोल समझना, जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टर के नीड्स और फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, एजुकेशन। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी समझना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन डिसाइड करना, इन्वेस्टर के गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट एसेट का राइट मिक्स डिसाइड करना, इसको ही टेक्निकल लैंग्वेज में एसेट एलोकेशन कहते हैं। चौथा है सुटेबल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना, फर्स्ट स्टेप में हर एसेट कैटेगरी के अंडर बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेटिंग ऑफ गोल्स। Which type of funds investment objective could be to achieve growth by investing in equity and equity related instruments balanced with income generation by investing in debt and money market instrument? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फंड ऐसा होता है जो इक्विटी से ग्रोथ देता है और डेट से इनकम देता है। तो पहला ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, दूसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड इन्वेस्टर को एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर देता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इक्विटी से ग्रोथ यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेट से इनकम और स्टेबिलिटी, मतलब रेगुलर इनकम और लो वॉलेटिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। When a mutual fund scheme makes profit or losses, those profits and losses belong to, अगर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किसका होता है? पहला ऑप्शन है द एएमसी, दूसरा ऑप्शन है द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन द फंड मैनेजर, चौथा ऑप्शन द इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो पैसा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का ही होता है, तो प्रॉफिट भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा, लॉस भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इन्वेस्टर। The investor enjoy the profit as well as bear the losses of his investment in mutual fund। जैसे कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगर वैल्यू बढ़कर 1,20,000 हो गया तो जो 20,000 प्रॉफिट हुआ किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। और अगर वैल्यू 1 लाख से 90,000 आ गया तो जो 10,000 लॉस हुआ वो भी किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। तो म्यूचुअल फंड में पैसा भी इन्वेस्टर का होता है और प्रॉफिट लॉस भी इन्वेस्टर का होता है। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स, तीसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। किम, सिड और साइन का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी के बारे में होता है, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम का नाम होता है। इशू डेट होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, रीओपनिंग, फॉर सेल एंड रीपर्चेस। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है,
एसेट एलोकेशन पैटर्न होता है, रिस्क प्रोफाइल होता है, प्लान्स और ऑप्शन होता है, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, एक्सपेंस ऑफ द स्कीम होता है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट टैक्स्ड इन विच ऑफ दिस फंड? कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है? पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड, तीसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ओनली सी, ओनली ए, और लास्ट ऑप्शन है कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड पर टैक्सेबल होते हैं, लेकिन टैक्स रेट डिपेंड करता है फंड टाइप और होल्डिंग पीरियड पर। जैसे कि अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो 1,25,000 तक गेन टैक्स फ्री होता है। उस पर जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है? 12.5%। इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है बट कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं होता है। Which expenses can be charged by the AMC to a mutual fund scheme? AMC कौन से एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम से चार्ज कर सकती है? पहला ऑप्शन एक्सपेंसेस विच आर incurred to manage the fund, expenses which are incurred to launch the fund, expenses which are incurred by the AMC, expenses which are incurred by the investor in buying the fund। तो हम लोग पढ़ चुके मैनेज द फंड, फंड को मैनेज करने के लिए वो एक्सपेंस चार्ज करती है, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। एएमसी फंड मैनेज करती है, इस मैनेजमेंट के लिए वो कुछ एक्सपेंस चार्ज करती है। ये एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं फंड मैनेजर फी, रिसर्च कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सब मिलके बनते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड। Samita is a young investor and her parents advise her to invest in fixed deposit of bank so that these funds can be used for her retirement. If Samita follows her parents' advice, what risk does she face? Samita young है, उसको रिटायरमेंट के लिए एफडी सजेस्ट किया गया है और वो एफडी में इन्वेस्ट करेगी, तो उसको कौन सा रिस्क फेस करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है सी हैज टू सिलेक्ट द करेक्ट बैंक विच इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, दूसरा ऑप्शन है देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन हर पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, चौथा ऑप्शन है देयर इज नो रिस्क एज फिक्स्ड डिपॉजिट आर क्वाइट सेफ। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, क्योंकि एफडी में रिटर्न थोड़ा कम होता है। एफडी यूजली लो रिटर्न देता है, पर जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो तो रियल रिटर्न बहुत कम या कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। इसका मतलब है एफडी से वेल्थ ग्रो नहीं हो पाती, इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता। समीता यंग इन्वेस्टर है, उसके पास लॉन्ग टाइम हॉरिजिन है, तो उसको एफडी की जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रोथ स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न्स। Which of these investors will settle for lower returns as he/she prefers low level of risk? कौन सा इन्वेस्टर ऐसा होता है जो कम रिस्क लेना चाहता है और इसलिए कम रिटर्न से भी सेटिस्फाई हो जाता है? तो पहला ऑप्शन ए मॉडरेट इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एन एडवेंचरस इन्वेस्टर। तो नाम से ही समझ में आ रहा, मॉडरेट मतलब थोड़ा रिस्क लेना चाहेगा और थोड़ा सेफ रहेगा। एक कंजर्वेटिव ज्यादा ही कंजर्व है, तो ये इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मेन फोकस होता है कैपिटल सेफ रहे, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करता है, इसलिए वो लो रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। इन्वेस्टर 3 टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव जिसमें रिस्क कम चाहिए, रिटर्न भी कम चाहिए होता है, दूसरा होता है मॉडरेट थोड़ा रिस्क थोड़ा रिटर्न, तीसरा होता है एग्रेसिव और एडवेंचरस मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। A certificate of deposit issued by a bank will be for बैंक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? पहला ऑप्शन है 3 days to 2 years, दूसरा ऑप्शन है 7 days to 1 year, तीसरा ऑप्शन है 45 days और चौथा ऑप्शन है 3 years। तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला 7 days to 1 year।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट टूल होता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडर गवर्न होता है। ये डीमेट फॉर्म में इशू होता है, फिजिकली नहीं इशू होता है। तो ये भी याद रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डीमेट फॉर्म में इशू होता है। ये कैसे काम करता है? ये एक एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटर और बैंक के बीच। आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है, मतलब एफडी जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ याद दो चीज रखिएगा कि बैंक इशू करता है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका जो टाइम होता है 7 डेज से 1 ईयर तक होता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करता है वो 1 ईयर से 3 ईयर तक होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि बैंक का क्या टाइमिंग है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का क्या टाइमिंग है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। A credible benchmark of a mutual fund scheme should be in sync with एक प्रॉपर बेंचमार्क म्यूचुअल फंड स्कीम के किस किस चीज के साथ मैच होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। बेंचमार्क मतलब एक रेफरेंस इंडेक्स जिससे फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर होता है, उसी को बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क सही तब होता है जब वो मैच करता है फंड के गोल से, फंड के एलोकेशन से और फंड के स्ट्रेटेजी से। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। Identify the false statement. A mutual fund investing across many countries will keep its benchmark index, which is based on US equity markets. दूसरा ऑप्शन है फॉर गोल्ड ETF, गोल्ड प्राइस विल बी द आइडियल बेंचमार्क। तो दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है, और पहला ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि सारे ही ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इक्विटी मार्केट से तो बेस्ड नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है ओनली वन इज फॉल्स। म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क डिपेंड करता है कि स्कीम कहां इन्वेस्ट कर रही है। ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इंडेक्स होगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्लोबल फंड मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बेंचमार्क भी मिक्स्ड और ग्लोबल इंडेक्स होना चाहिए। सिर्फ यूएस इंडेक्स यूज नहीं कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ का बेंचमार्क गोल्ड प्राइस ही होता है। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड को ट्रैक करता है, इसलिए बेंचमार्क भी गोल्ड ही होगा। तो बी ट्रू है और ओनली वन इज फॉल्स, इसका राइट आंसर है। म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इनकम डिविडेंड आउट ऑफ। म्यूचुअल फंड किस सोर्स से डिविडेंड नहीं दे सकता? पहला ऑप्शन डिविडेंड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है इनकम एक्रूअल्स, चौथा ऑप्शन है रियलाइज्ड गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड डिविडेंड सिर्फ रियल इनकम से देता है, पेपर प्रॉफिट या फिर अनरियलाइज्ड गेन से नहीं। डिविडेंड रिसिप्ट ये रियल इनकम है, तो यहां से दे सकता है। इनकम एक्रूअल ये भी रियल इनकम है, तो यहां से भी वो डिविडेंड देगा। रियलाइज्ड गेन भी रियल इनकम है, मतलब प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो इन सबसे डिविडेंड दिया जा सकता है। When does an investor in mutual fund have to provide information under the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)? इन्वेस्टर को फटका डिटेल्स कब देनी पड़ती है? पहला ऑप्शन है when the investment is made through a foreign bank account, दूसरा ऑप्शन है when the investor's portfolio was a NRI account before change, तीसरा ऑप्शन है when the investor's place of birth is other than India, चौथा ऑप्शन है when the investor is a resident of USA or UK only। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर्स प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। फटका का फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, एग्जाम में ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेनली फॉरेन टैक्स रिपोर्टिंग के लिए होता है। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टर का कनेक्शन फॉरेन कंट्री से होता है तब एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। रेसेंसी बायस अप्लाइज टू डैश इवेंट्स। रेसेंसी बायर किन इवेंट्स पर अप्लाई होता है? पहला ऑप्शन ओनली पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है ओनली निगेटिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। रेसेंसी बायस का मतलब होता है कि रिसेंट इवेंट का इफेक्ट डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज्यादा होता है। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, लोग सोचते हैं फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस निगेटिव है, लोग डर जाते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं, मतलब लोग पास्ट को फ्यूचर जैसा मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। Which of these investor is are exempted from providing PAN details for investment in mutual fund?
कौन कौन से इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है? पहला ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वेयर एनुअल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000। अगर 50,000 से कम इन्वेस्टमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वहां देने की जरूरत नहीं है, तो ये राइट है। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के रेसिडेंट्स को पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन अंडर टेकन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी राइट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को बिहाफ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वहां देने की जरूरत नहीं है। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन मैंडेटरी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में पैन देना जरूरी नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो, सिक्किम के रेसिडेंट हो, यूएन और इंटरनेशनल एजेंसी जो इंडिया में टैक्स नहीं देते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 पर ईयर म्यूचुअल फंड में कम है तो वहां भी पैन देने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सारा ही ऑप्शन सही है। An investor chooses a mutual fund scheme based on whether his her dash matches with that of the scheme. इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम किस चीज को मैच करता है स्कीम के साथ? पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पीरियड, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ग्रोथ, इनकम, सेफ्टी। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसे अपना गोल मैच करना चाहिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव के साथ, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन। म्यूचुअल फंड को आरबीआई के रूल किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में फॉलो करने पड़ते हैं? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट, चौथा ऑप्शन है कमोडिटी मार्केट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसलिए म्यूचुअल फंड जब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आरबीआई के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। To become a mutual fund distributor in India, one has to pass an exam which is conducted by mutual fund distributor बनने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है वो कौन कंडक्ट करता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी तो रेगुलेट करता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एनआईएसएम। चौथा ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है एनआईएसएम एग्जाम क्लियर करना, और फिर जो दूसरा स्टेप है एमपी में रजिस्ट्रेशन करना, जैसे कि एआरएन, जिससे एआरएन नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को ये प्रोसेस याद रखना है कि एनआईएसएम एग्जाम दिलाता है और लाइसेंस एमपी से मिलता है। How often does a mutual fund disclose the information on total expense ratio charged to a mutual fund scheme and where is this published? म्यूचुअल फंड अपना एक्सपेंस रेशियो कितनी बार डिस्क्लोज करता है और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पब्लिश होती है? पहला ऑप्शन है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, दूसरा ऑप्शन है वीकली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है वंस ए मंथ इन द फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है वंस ए ईयर व्हेन इट मेक्स द मैंडेटरी डिस्क्लोजर टू सेबी एंड एमपी। तो इसका राइट आंसर है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब टीईआर। टीईआर मतलब म्यूचुअल फंड चलाने का टोटल कॉस्ट एक्सपेंस जो इन्वेस्टर से इनडायरेक्टली चार्ज होता है। एएमसी को डेली बेसिस पर टीआर डिस्क्लोज करना होता है और वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड आर कंस्टिट्यूटेड एज। इंडिया में म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला ऑप्शन है लिमिटेड कंपनी, दूसरा ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन है ट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला ट्रस्ट। इंडिया में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 के अंडर गवर्न होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे गवर्न होता है, कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082। इन्वेस्टर का पैसा ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है। एक ट्रस्टी होता है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एएमसी फंड मैनेज करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड कोई कंपनी या एनजीओ नहीं होता, ये एक लीगल ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है।
Suresh sees that his friend are investing in a finance scheme which is promising very high returns. एक पॉन्जी स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहां उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है. ही ऑल्सो ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम, वो भी सेम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है. विच बायस इज सुरेश एग्जिबिटिंग, ये कौन सा बायस है? पहला ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, दूसरा ऑप्शन है लॉस एवर्जन, तीसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है एंकरिंग. तो इसका आंसर है हर्ड मेंटेलिटी. हर्ड मेंटेलिटी का मतलब क्या हो गया? जब लोग बिना सोचे समझे दूसरों को फॉलो करते हैं, उसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं. जैसे सब लोग एक स्टॉक या स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी बिना रिसर्च किए उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं. यही ये डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन और क्राउड इन्फ्लुएंस से होता है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ड मेंटेलिटी. Which is the first step that a mutual fund distributor should take in building a mutual fund portfolio for his investor? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाता है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है ही शुड लिस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट. दूसरा ऑप्शन है ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर. तीसरा ऑप्शन है ही शुड इन्वेस्ट द अमाउंट इन ए लिक्विड फंड एंड सेट द systematic transfer plan in good equity funds. चौथा ऑप्शन है ही शुड लिस्ट गुड इक्विटी फंड्स विद द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला, ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर. पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है. इन्वेस्टमेंट कभी फंड से स्टार्ट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट गोल से स्टार्ट होता है. एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, हाउस बाइंग, ये सब गोल हो गया. जब गोल क्लियर होता है तभी डिसाइड होता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना और किस टाइप के फंड में करना. तो इसका राइट आंसर क्या है? ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर. डैश इज ए प्रॉपर बेंचमार्क फॉर अ बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम. बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के लिए करेक्ट बेंचमार्क कौन सा? पहला ऑप्शन क्राइसिल हाइब्रिड 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स. दूसरा ऑप्शन है क्राइसिल हाइब्रिड 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स. तीसरा ऑप्शन है क्राइसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स. तो यहाँ बैलेंस हाइब्रिड पूछा जा रहा है. हम लोग को पता है बैलेंस्ड में 50+50 होता है, तो इसीलिए क्राइसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा. हाइब्रिड फंड इक्विटी प्लस डेट फंड को हाइब्रिड फंड बोलते हैं. इसमें एग्रेसिव फंड होता है, एग्रेसिव हाइब्रिड होता है जिसमें ज्यादा इक्विटी होता है, 75% इक्विटी होता है, और इसका जो इंडेक्स होता है 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स. बैलेंस हाइब्रिड फंड में 50% इक्विटी होता है और 50% डेट होता है. तो इसका जो बेंचमार्क होता है 50+50 मॉडरेट इंडेक्स. कंजर्वेटिव फंड में ज्यादा डेट होता है 75%, और इसका जो बेंचमार्क होता है 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स. In which of these cases will the lock-in in a retirement fund be lower than the prescribed 5 years? कौन से केस में रिटायरमेंट फंड का लॉक इन 5 साल से कम हो सकता है? पहला ऑप्शन है when the retirement age is earlier than 5 years from the date of investment. दूसरा ऑप्शन है when the age of the investor at the time of making initial investment is not less than 50 years. तीसरा ऑप्शन when the target corpus is achieved before 5 years. चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव. तो इसका राइट आंसर है when the retirement age is earlier than 5 years from the date of investment. रिटायरमेंट फंड एक ओपन एंडेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होता है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल या रिटायरमेंट एज तक, जो भी पहले आए विच एवर इज अर्लियर. तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि रिटायरमेंट फंड का लॉक इन पीरियड कितना होता है, तो 5 साल होता है. ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. और ईएलएस फंड का लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स. ये भी याद रखिएगा, ईएलएस फंड लॉक इन पीरियड 3 इयर्स और रिटायरमेंट फंड लॉक इन ईयर 5 इयर्स. इस स्कीम में पैसा आप 5 साल से पहले या रिटायरमेंट से पहले जो भी पहले हो विड्रॉ नहीं कर सकते. एक क्लोज्ड एंड फंड विल हैव ए क्लोज्ड एंड फंड में क्या होता है? पहला ऑप्शन है फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो. दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल. तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड नेट एसेट वैल्यू. चौथा ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट. तो इसका राइट आंसर है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल. क्लोज एंड स्कीम सिर्फ एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं. एनएफओ क्लोज होने के बाद एएमसी नए यूनिट इशू नहीं करती और रिडक्शन भी डायरेक्टली एएमसी से नहीं होता, इसलिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड हो जाता है. इसको फिक्स्ड यूनिट कैपिटल कहते हैं. बाद में इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, लेकिन स्कीम के टोटल यूनिट्स चेंज नहीं होते. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड यूनिट कैपिटल. Opening of time stamping machine needs to be documented and reported to the asset management company.
स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। क्या टाइम स्टैंपिंग मशीन को ओपन करना, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना और एएमसी मैनेजमेंट कंपनी को रिपोर्ट करना जरूरी होता है? तो ये फॉल्स आंसर है। क्यों? आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन में टाइम स्टैंपिंग मशीन यूज होती है ताकि एग्जैक्ट टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन रिकॉर्ड हो सके। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? टाइम स्टैंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए ओपन होती है तो सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर या नॉमिनेटेड पर्सन ही ओपन कर सकता है। ओपनिंग को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना होता है, लेकिन रिपोर्टिंग एएमसी को नहीं की जाती, ट्रस्टी को की जाती है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या रिपोर्टिंग एएमसी को की जाती है, इसीलिए फॉल्स आंसर होगा। आपको याद रखना होगा, टाइम स्टैंपिंग मशीन रिपोर्ट किसको की जाती है? ट्रस्टी को रिपोर्ट की जाती है। While the SID, SAI, and KIM needs to be updated periodically, the interim changes are updated by the AMC through the issuance। SID, SAI और KIM को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंतरिम चेंजेस को एएमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? पहला ऑप्शन है फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑडिटर्स रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ भी इंतरिम चेंजेस होता है तो वो एडेंडम के थ्रू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला एडेंडम। म्यूचुअल फंड स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट होता है सिड, साइन एंड किम। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस हो जाए यानी इंतरिम चेंजेस, तो एएमसी एडेंडम यूज करती है। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट जो डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्परेरी या इंतरिम चेंजेस बताता है। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट में सिड, साई, किम में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो एडेंडम के थ्रू बताया जाता है। वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपेंस रेशियो चेंज, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सिड एंड किम के साथ अटैच या सर्कुलेट किया जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एडेंडम किस डॉक्यूमेंट के साथ सर्कुलेट किया जाता है? तो सिड एंड किम के साथ सर्कुलेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेंडम। In case of an index fund, the minimum investment in securities of a particular index which is replicated and tracked shall be। इंडेक्स फंड के केस में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जो रिप्लिकेट एंड ट्रैक किया जा रहा है कि सिक्योरिटीज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होगा। कोई भी इंडेक्स फंड अगर उसके वो अपने फंड को ट्रैक करता है तो कितना परसेंट वो टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन है 80% ऑफ द टोटल एसेट, दूसरा ऑप्शन 85% ऑफ द टोटल एसेट, तीसरा ऑप्शन 90% ऑफ द टोटल एसेट, चौथा ऑप्शन 95% ऑफ द टोटल एसेट। तो इसका राइट आंसर है 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट या ट्रैक करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इंडेक्स के रिटर्न को क्लोजली मैच करना। मिनिमम 95% एसेट्स उस इंडेक्स के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए जिसे फंड ट्रैक कर रहा है। बाकी का जो रिमेनिंग 5% होता है वो कैश में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। Dash investment style means buying stock which are priced lower in the market than the assessment based on fundamental analysis। डैश इन्वेस्टमेंट स्टाइल का मतलब है ऐसे स्टॉक्स खरीदना जो मार्केट में उनकी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है ब्लेंड, तीसरा ऑप्शन है वैल्यू और चौथा ऑप्शन है साइक्लिक। तो इसका राइट आंसर है वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसे स्टॉक खरीदना जो मार्केट में अपनी रियल वैल्यू से सस्ते मिल रहे हो। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर एनालिस्ट को लगता है कि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर उस स्टॉक को अंडर वैल्यू समझकर बाय करता है। मार्केट ने अभी तक कंपनी की ट्रू वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं की है। जब मार्केट उस स्टॉक को रियलाइज करेगा तो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा। इसीलिए पहले से ही स्टॉक को खरीदा जाता है जिसका वैल्यू लगता है कि रिसर्च के बाद कि अभी उसका वैल्यू मार्केट के जितना प्राइस होना चाहिए उस प्राइस से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू। Which is the source scheme in a systematic transfer plan STP। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में सोर्स स्कीम कौन सी होती है? पहला ऑप्शन इट इज द स्कीम विद द लोअर एनएवी, दूसरा ऑप्शन इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड, तीसरा ऑप्शन इट इज द स्कीम टू विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड, चौथा ऑप्शन इट इज द स्कीम विद द हायर एनएवी। तो इसका राइट आंसर है इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड। एसटीपी पे इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे स्कीम में रेगुलर इंटरवल पर पैसा ट्रांसफर करता है।
इसमें दो स्कीम होती है। सोर्स स्कीम, जिस स्कीम से पैसा निकल कर ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा है टारगेट स्कीम, जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। हाउ कैन द इम्पैनलमेंट ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बी टर्मिनेटेड? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का इम्पैनलमेंट कैसे टर्मिनेट हो सकता है? पहला ऑप्शन है द इम्पैनलमेंट गेट्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्पैनलमेंट। दूसरा ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। तीसरा ऑप्शन है व्हेन ऑल द क्लाइंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर शिफ्ट टू डायरेक्ट प्लान्स। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तब वो डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट साइन करता है। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एएमसी को राइट है इम्पैनलमेंट टर्मिनेट करने का। कब एएमसी टर्मिनेट कर सकती है? कंप्लायंस इशू होने पर, मिस सेलिंग कंप्लेंट्स, रेगुलेटरी वायलेशन और एएमसी पॉलिसी डिसीजन चेंज होने पर वो टर्मिनेट कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। The dividend is declared on units which are under a lien will be paid to। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर लीन लगा हुआ है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड किसको मिलेगा? पहला ऑप्शन है द यूनिट होल्डर्स ओनली। दूसरा ऑप्शन द लीन होल्डर ओनली। तीसरा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट। चौथा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द टर्म ऑफ इशुएंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट। तो इसका राइट आंसर है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसा बना होता उस हिसाब से ये होता है। डिविडेंड किसको मिलेगा ये एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। यूनिट्स अंडर लीन मतलब डिविडेंड पेमेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। ये आपको याद रखना, जब भी यूनिट्स अंडर लीन का बात होगा तो डिविडेंड पेमेंट किस पर डिपेंड करेगा? एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा। स्टंप ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर विच ऑफ दिस म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन? म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ट्रांजेक्शन पर स्टंप ड्यूटी लगती है? पहला ऑप्शन है न्यू परचेसेस। दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तीसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। चौथा ऑप्शन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है फोर्थ नंबर ए बी सी एंड डी। Stamp duty will be applicable to all transactions pertaining to scheme inflows। परचेस पे लगता है, एडिशनल परचेस पे लगता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी पे लगता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और डिविडेंड ट्रांसफर प्लान पर स्टंप ड्यूटी लगता है। Which of these statements are true with respect to time stamping on mutual fund documents? म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टाइम स्टंपिंग से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है टाइम स्टंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि टाइम स्टंपिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लगता है। दूसरा ऑप्शन है द डेली टाइम स्टंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल 1। तो ये राइट है, जरूरी नहीं है कि सीरियल 1 से स्टार्ट हो। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टंपिंग मशीन प्रोसेस और ब्रेकिंग ऑफ सील इज मैंडेटेड टू बी ड्यूली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू द ट्रस्टी। तो कुछ भी अगर गड़बड़ी होता है, टाइम स्टंपिंग मशीन खराब होता है, उसको ठीक किया जाता है तो वो रिपोर्ट किसको किया जाता है? ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो बी एंड सी आर ट्रू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी आर ट्रू। ऑप्शन ए क्यों गलत है? टाइम स्टंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एड्रेस चेंज, बैंक चेंज, नॉमिनेशन चेंज। टाइम स्टंपिंग इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ डेट स्टंपिंग इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है द डेली टाइम स्टंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल 1। टाइम स्टंपिंग मशीन कंटिन्यू नंबरिंग सिस्टम फॉलो करती है, डेली सीरियल 1 से स्टार्ट नहीं होता नंबरिंग, इसलिए बी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टंपिंग प्रोसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू ट्रस्टी। तो ये राइट है। टाइम स्टंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन खोली जाती है मतलब रिपेयर या मेंटेन होती है तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उसको जो रिपोर्ट करना पड़ता है वो ट्रस्टी को रिपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट है। What is the total expense ratio for an index fund or an ETF? इंडेक्स फंड या ईटीएफ का मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो शैल नॉट एक्सीड 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। दूसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ द डेली नेट एसेट्स।
तीसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो शेल नॉट एक्सीड 1.5% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। चौथा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो शेल नॉट एक्सीड 0.50% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। तो इंडेक्स फंड में जो टोटल एक्सपेंस रेशियो वो 1% से ज्यादा नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर है 1 नंबर। 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। याद रखना होगा आपको कि जो भी इंडेक्स फंड होता है, ETF होता है, उसका मैक्सिमम जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है 1% होता है, और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है वो ज्यादा हो सकता है 1% से। इन विच डॉक्यूमेंट इज ए कमेंट्री ऑन द करेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड मार्केट इज ऑल्सो जनरली प्रोवाइडेड। कौन से डॉक्यूमेंट में करंट इकोनॉमी और मार्केट कंडीशन पर कमेंट्री दी जाती है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक पीरियोडिक डॉक्यूमेंट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। इसमें इन्वेस्टर को मिलता है स्कीम परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो डिटेल, सेक्टर एलोकेशन, रिस्क रेशियो, एयूएम, मार्केट और इकोनॉमी कमेंट्री। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। आइडेंटिफाई द ड्यूटी ऑफ ए स्पॉन्सर ऑफ ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर की ड्यूटी क्या होती है? पहला ऑप्शन है गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, चौथा ऑप्शन है रेगुलरली रिपोर्ट टू सेबी ऑन द वर्किंग ऑफ द फंड। तो इसका राइट आंसर है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश करता है, सेबी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और एएमसी की कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि एएमसी को स्टार्ट करने के लिए पैसा स्पॉन्सर देता है। डैश इज नॉट ए फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कौन सा बिहेवियर फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस नहीं है? पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट फाइनेंशियल नीड्स, तीसरा ऑप्शन है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है गिविंग पर्सनलाइज्ड आफ्टर सेल्स सर्विस। तो इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चर्निंग का मतलब हो गया इन्वेस्टर को बार बार फंड बाय करवाना, फंड सेल करवाना, स्विच करवाना, सिर्फ कमीशन अर्न करने के लिए। तो ये फेयर सेलिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। The loss booked from equity investment of 18 months can be set off against। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट 18 मंथ्स के बाद बेची गई और उसमें लॉस हुआ तो उस लॉस को किस गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको कहां पर एडजस्ट कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म का बात हो रहा है तो लॉन्ग टर्म का जो भी लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। आपको याद रखना होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं, बट जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी मेड ओनली थ्रू ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय। कौन से टाइप की इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सिर्फ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज के थ्रू करते हैं? पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है हिंदू एंड डिविडेंड फैमिली, तीसरा ऑप्शन है नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, चौथा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो जितने भी इंडिविजुअल्स है वो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कंपनी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं? कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट, पेंशन फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद साइन नहीं कर सकते, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज सिग्नेचर अपॉइंट किया जाता है। वही पर्सन एप्लीकेशन साइन करता है, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन करता है, डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है। The form for registering a change in the default bank account has to be signed। अगर म्यूचुअल फंड फोलियो में डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना हो तो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरह साइन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बाय द फर्स्ट होल्डर ओनली, दूसरा ऑप्शन है बाय द ऑल होल्डर्स ऑफ द फोलियो, तीसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो, चौथा ऑप्शन है बाय ऑल द होल्डर्स ऑफ द बैंक अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। म्यूचुअल फंड फोलियो में मोड ऑफ होल्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, पहला सिंगल होल्डिंग, दूसरा ज्वाइंट होल्डिंग, तीसरा माइनर होल्डिंग। इसलिए रूल फिक्स नहीं है फर्स्ट होल्डर साइन करेगा या सब होल्डर साइन करेगा, इसलिए साइन डिपेंड किस पे करता है? मोड ऑफ होल्डिंग पे। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो।
To measure the fund manager performance, the difference between the scheme's actual return and its optimal return is calculated and this is known as फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए स्कीम का एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अल्फा, दूसरा ऑप्शन है बीटा, तीसरा ऑप्शन है सात, चौथा ऑप्शन है ट्राइनोड। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। अल्फा फंड मैनेजर की रियल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अल्फा निकालते हैं। अल्फा इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड बेंचमार्क रिटर्न। एग्जांपल, अगर बेंचमार्क रिटर्न 10% है और फंड रिटर्न 13% है तो अल्फा फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न तो 3% अल्फा हो गया। मतलब 3% फंड मैनेजर अगर पॉजिटिव अल्फा है तो अच्छा परफॉर्म किया है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब हो गया फंड मैनेजर ने मार्केट को बीट किया है। जीरो अल्फा का मतलब हो गया मार्केट की इक्वल परफॉर्मेंस और निगेटिव अल्फा का मतलब हो गया मार्केट से गंदा परफॉर्मेंस। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का कौन सा फीचर इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है। पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है चॉइस ओवरलोड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल ओवर कॉस्ट, चौथा ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका राइट आंसर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज मतलब डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिलता है आपको, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये म्यूचुअल फंड के एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, चॉइस ओवरलोड, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, ये म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज होगी। तो एग्जाम में एडवांटेज से भी पूछा जाता है और डिसएडवांटेज से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर ले कि क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। Identify the true statement. Rolling return are the average annualized return calculated for alternate holding period. रोलिंग रिटर्न वो एवरेज एनुअल रिटर्न होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग पीरियड पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है होल्डिंग पीरियड रिटर्न डू नॉट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर रिटर्न ऑफ फंड इफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज टू हाई और लो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न फंड के रिटर्न के एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता अगर स्टार्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा हाई या बहुत लो है। तो ये भी राइट, यानी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। रोलिंग रिटर्न क्या होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड पर एवरेज एनालाइज रिटर्न कैलकुलेट करना। अगर 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2015 से 2020, 2016 से 2021, 2017 से 2022 ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। हर पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करके एवरेज निकाला जाता है। इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। तो आपको रोलिंग रिटर्न में ये याद रखना कि इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, रिटर्न बिटवीन टू फिक्स्ड डेट, जैसे 2018 से 2023 के बीच के रिटर्न। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट अनयूजुअल हो, मतलब मार्केट क्रैश या पीक का टाइम हो, तो रिटर्न मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न कभी कभी एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता और रोलिंग रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर देता है। डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एम्फी। एम्फी का कौन सा काम नहीं है। पहला ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट आरबीआई, तो ये तो काम है, रिप्रेजेंट करता हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गवर्नमेंट आरबीआई के पास। दूसरा ऑप्शन अंडरटेकिंग स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो स्टडीज एंड रिसर्च भी वो प्रोवाइड करता है। तीसरा ऑप्शन अंडरटेकिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये भी ऑप्शन है, ये भी राइट है। चौथा ऑप्शन है कंडक्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो फोर्थ नंबर वाला एमफी का फंक्शन नहीं है क्योंकि जो कंडक्टिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम वो एनआईएसएम कंडक्ट कराता है, ना कि एमफी। आपको ये याद रखना है कि एमफी का क्या काम है। एमफी का रोल होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट और रेगुलर सपोर्ट करना। इसका मेन फंक्शन है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, रिसर्च एंड स्टडीज एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। एग्जाम कंडक्ट कराना ये एनआईएसएम का काम है। और मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, शेयर मार्केट को रेगुलेट, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट सेबी करता है। How will the AMC and RTA agent process an application for subscribing to mutual fund units if the ARN is wrongly mentioned in it? अगर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN गलत लिख दिया गया है तो AMC या RTA उस एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करेगा। पहला ऑप्शन है इट विल बी प्रोसेस एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन, दूसरा ऑप्शन है इट विल बी रिजेक्टेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन है
it will be considered as an incomplete application and sent back to completion. चौथा ऑप्शन है it will be treated as a regular plan subjected to the error being corrected in the required time frame. तो इसका राइट आंसर है it will be treated as a regular plan subjected to the error being corrected in the required time frame. मतलब जो रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम है, जो टाइम लिमिट है, उसमें करेक्ट हो जाना चाहिए. एप्लीकेशन रेगुलर प्लान के अंडर प्रोसेस होता है. एएमसी आरटीए इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर से करेक्ट एआरएन कोड मांगता है. जो टाइम लिमिट है 30 कैलेंडर डे. तो ये आप लोग को याद रखना है कि टाइम लिमिट कितना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर गलत एआरएन डाला गया है या रेगुलर की जगह डायरेक्ट डाला गया है तो फिर वो कितने दिन के अंदर ठीक किया जा सकता है. तो 30 कैलेंडर डेज. Dash will help the investor understand the suitability of a mutual fund scheme to them. कौन सी चीज इन्वेस्टर को समझाने में हेल्प करती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम उसके लिए सुटेबल है या नहीं. पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट लेवल, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बीटा, तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, चौथा ऑप्शन है अल्फा ऑफ द स्कीम. तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल. प्रोडक्ट लेवल एक सिंपल रिस्क इंडिकेटर लेवल होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सेबी जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है. सेबी ने मिस सेलिंग रोकने और इन्वेस्टर को इजीली समझने के लिए प्रोडक्ट लेबलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है. इस लेवल में जनरली ये इंफॉर्मेशन होती है जैसे नेचर ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क लेवल. तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल. ए ट्रेल कमीशन इज पेड. ट्रेल कमीशन कब तक पे होता है. पहला ऑप्शन एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टेज इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम, दूसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टर एग्जिट्स द म्यूचुअल फंड स्कीम, चौथा ऑप्शन है ट्रेल कमीशन मींस नो कमीशन. तो इसका राइट आंसर है एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम. डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलर ऑनगोइंग कमीशन मिलता है जब तक इन्वेस्टर का पैसा फंड में इन्वेस्टेड रहता है. ये कमीशन एयूएम का एक स्मॉल परसेंटेज होता है. कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होता है. तो वो एयूएम को मल्टीप्लाई किया जाता है ट्रेल कमीशन जो परसेंटेज होता है उससे और डिवाइड किया जाता है 365 से. जैसे एग्जांपल मान लेते हैं एयूएम है 10 लाख और जो ट्रेल कमीशन मिल रहा है 1% मिल रहा है. तो ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होगा, 10 लाख इंटू 1% डिवाइडेड बाय 365. तो 27 रुपीज 40 पैसा कैलकुलेट होकर के आंसर निकलेगा. तो ये आप लोग कैलकुलेशन भी याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना कि ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, एयूएम मल्टीप्लाई बाय ट्रेल कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 365 डेज. No investor can have a holding of more than 25% of a scheme. State true or false. क्या कोई भी एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम का 25% से ज्यादा हिस्सा होल्ड कर सकता है. तो ये ट्रू है या फॉल्स है. तो इसका राइट आंसर है ट्रू. सेबी ने 20-25 रूल बनाया है ताकि म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सके. 20 का मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रूल. एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए और 25 का मतलब है मैक्सिमम होल्डिंग रूल. कोई भी एक इन्वेस्टर स्कीम का टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता. तो ये 20-25 रूल्स आपको याद रखना है. 20 मतलब हो गया मिनिमम इन्वेस्टर रूल्स और 25 मतलब हो गया मैक्सिमम होल्डिंग रूल. कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता. In the case of a sectoral fund, the minimum investment in equity and equity related instrument of a particular sector of total assets should be. sectoral fund में total asset का minimum कितना परसेंट एक particular sector के equity instrument में इन्वेस्ट होना चाहिए. पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 80% और चौथा ऑप्शन है 95%. तो इसका राइट आंसर है 80%, सी नंबर. सेक्टर फंड एक ऐसा फंड होता है जो एक ही सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बैंकिंग, आईटी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर. सेक्टर या थीमेटिक फंड को मिनिमम 80% एसेट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के अंदर. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%. The ARN is allotted to the mutual fund distributors by. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ARN कौन अलॉट करता है. पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है एनआईएसएम, तीसरा ऑप्शन है एएमसी, चौथा ऑप्शन है एमफी. तो इसका राइट आंसर है एमफी. एमफी अलॉट करता है. एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया.
का एक इंपॉर्टेंट रोल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड करना। इसका प्रोसेस होता है, पहले कैंडिडेट एनआईएसएम सीरीज 5 एग्जाम पास करता है, उसके बाद एमपी का पास अप्लाई करता है, एमपी उसको एआरएन अलॉट करता है। इस एआरएन के बिना कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो इसका राइट आंसर है एमपी। In order to ensure fairness to investor, Dash has prescribed cutoff timing to determining the applicable NAV. इन्वेस्टर के साथ फेयरनेस मेंटेन करने के लिए एप्लीकेबल एनएवी डिसाइड करने का कट ऑफ टाइमिंग किसने प्रेस्क्राइब किया है? पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई और चौथा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। एनईवी कैलकुलेशन रूल, कट ऑफ टाइमिंग रूल्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल, ये सारे रूल्स सेबी ही बनाता है। तो इसका राइट आंसर है सेबी। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द इंडियन इनहेरिटेंस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। मतलब इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर पर अप्लाई नहीं होते। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाए तो उसके म्यूचुअल फंड यूनिट्स इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं होंगे। स्टेटमेंट 2 है पावर ऑफ अटॉर्नी कैन नॉट मेक और चेंज नॉमिनेशन इन ए म्यूचुअल फंड। पावर ऑफ अटॉर्नी म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन बना या चेंज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है 2, ओनली 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है? क्योंकि इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर अप्लाई होते हैं। अगर इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं किया है और उसकी डेथ हो गई तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स लीगल हेयर्स को मिलते हैं। ये ट्रांसफर इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। स्टेटमेंट 2 क्यों ट्रू है? क्योंकि म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग पीओए होल्डर को नॉमिनेशन रिलेटेड चेंजेस करने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि नॉमिनेशन इन्वेस्टर का पर्सनल डिसीजन होता है। द पोर्टफोलियो ऑफ ए फंड ऑफ फंड्स कंसिस्ट ऑफ। फंड ऑफ फंड्स का पोर्टफोलियो किस चीज से मिलकर बनता है? पहला ऑप्शन है इक्विटी सिक्योरिटीज ओनली, दूसरा ऑप्शन है डेट सिक्योरिटीज ओनली, तीसरा ऑप्शन है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम, चौथा ऑप्शन है मनी मार्केट सिक्योरिटीज ओनली। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। फंड्स ऑफ फंड क्या होता है? फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो डायरेक्ट स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता। ये अपना पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि एक फंड ऑफ फंड है, ये डायरेक्टली कंपनीज के शेयर नहीं खरीदेगा, ये इन्वेस्ट किस में करेगा? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ फंड में। मतलब एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए इसे फंड ऑफ फंड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। In which of the following option does an investor receive the distribution in hand? इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में किस ऑप्शन में मिलता है? पहला ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली, दूसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली, तीसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली। तो री इन्वेस्टमेंट प्लान में तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। चौथा ऑप्शन है ग्रोथ, ग्रोथ में तो डिविडेंड मिलता ही नहीं, तो इसका राइट आंसर 1 है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली। उसी को आईडीसीडब्ल्यू पे आउट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या, फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में आता है। आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, डिविडेंड बैंक अकाउंट में नहीं मिलता, डिविडेंड अमाउंट से सेम फंड के एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लिए जाते हैं। ग्रोथ फंड में तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता, प्रॉफिट एनएवी इंक्रीज में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली। Which of the following is incorrect with respect to advertisement of mutual funds by AMC? AMC के म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट, दूसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो द रिटर्न नंबर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर इंडोर्समेंट। ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटी फॉर इंडोर्समेंट सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम के एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज का इंडोर्समेंट अलाउड नहीं है।
ताकि इन्वेस्टर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस से इन्वेस्ट ना करे बल्कि स्कीम के एक्चुअल मेरिट्स देखकर डिसीजन ले। ऑप्शन टू करेक्ट है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पास्ट परफॉर्मेंस शो की जा सकती है लेकिन साथ में डिस्क्लेमर देना पड़ता है। पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन इन द फ्यूचर। ऑप्शन थ्री भी करेक्ट है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में रिटर्न नंबर भी शो किए जा सकते हैं लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में, बेंचमार्क कंपैरिजन के साथ और रिस्क डिस्क्लोजर के साथ। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट। Tactical asset allocation decision are based on which of these factor? Tactical asset allocation decision किस फैक्टर पर बेस्ड होते हैं? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दूसरा ऑप्शन है एज ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है इनकम ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है? टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो का एसेट मिक्स टेम्पररी चेंज किया जाता है ताकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लिया जा सके, इसीलिए लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट इसका आंसर होगा। जैसे कि अगर नॉर्मल पोर्टफोलियो है, इक्विटी है 60%, डेट है 40%, अगर फंड मैनेजर को लगे कि इक्विटी मार्केट स्ट्रांग होने वाला है तो वो क्या करेगा, डेट को बेचेगा और इक्विटी को ऐड करेगा। तो डेट को वो 15% बेच देता है तो इक्विटी हो जाता है 60 से 75% और डेट हो जाता है 40 से 25%। From the below mentioned entities associated with a mutual fund, who has to mandatorily contribute to the corpus of the mutual fund? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंटिटीज में से कौन कॉर्पस में मैंडेटरी कंट्रीब्यूट करता है? पहला ऑप्शन है द ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है द कस्टोडियन, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करता है। स्पॉन्सर का रोल क्या होता है? स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड का प्रमोटर होता है। ये म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट करता है और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्रिएट करता है, एएमसी सेटअप करता है। एएमसी और ट्रस्ट कौन क्रिएट करता है? स्पॉन्सर करता है। सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कौन करता है? स्पॉन्सर करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर को एएमसी की जो नेटवर्थ होती है उसमें मिनिमम 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एएमसी के नेटवर्थ का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन स्पॉन्सर करता है, तो 40%। The benchmark for a debt mutual fund scheme could be chosen on the basis of scheme type and scheme size. State whether true or false. क्या डेट म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क स्कीम टाइप और स्कीम साइज के बेसिस पर चूज किया जाता है? ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बेंचमार्क डिसाइड होता है स्कीम टाइप से और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, मतलब कि फंड किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। लिक्विड फंड में दो चीज याद रखिएगा कि ये अप टू 91 डेज का होता है इसका मैच्योरिटी, और इसका जो सुटेबल बेंचमार्क है मनी मार्केट इंडेक्स मिबोर क्राइसिस लिक्विड फंड इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। गिल्ड फंड में क्या याद रखिए कि इन्वेस्ट किस में करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और इसका जो बेंचमार्क है गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। An addendum has to be issued for change in addendum किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि सिड। Which of these fund will generally have a higher fund management cost? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है इक्विटी इंडेक्स फंड। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करता है, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बायर सेल करना, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना, ये सब कुछ एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इसी वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है, इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है।
Which of this information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ये तो होता है, तीसरा ऑप्शन रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, ये भी होता है, चौथा ऑप्शन पोर्टफोलियो फीचर्स, ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड है, ये इंफॉर्मेशन सीट में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीट में फिक्स नहीं किया जा सकता। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है डेट्स ऑफ इशू ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस, ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडेंडम। एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एन एडेंडम मस्ट accompany द किम, दूसरा ऑप्शन है एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव आर ट्रू। तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस या अपडेट आता है, जैसे कि फंड मैनेजर चेंज हो जाना, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल अपडेट होना। एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, ये किम के साथ एक कंपनी करता है, ये इंटरिम अपडेट्स भी बताता है। तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू। एज पर द फेयर वैल्यू प्रिंसिपल laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in SEBI के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साई में डिस्क्लोज करने होते हैं। साई क्या होता है? साई एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर सर्विसेज। तो आपको याद रखना होगा साई में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो वैल्यूएशन पॉलिसी किस में ऐड होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड होता है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए साई से रिलेटेड। द डैश इज यूज्ड बाय द फंड मैनेजर टू कम्युनिकेट देयर व्यूज ऑन द इकोनॉमी एंड द मार्केट टू द इन्वेस्टर। फंड मैनेजर अपने इकोनॉमी और मार्केट का व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करता है? पहला ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड, चौथा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़े, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़े। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो एएमसी पब्लिश करता है। ये भी एग्जाम में आता है कि फंड फैक्ट शीट कब पब्लिश होता है, क्या ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है? तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है और ये पब्लिश मंथली बेसिस पे होता है। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है? फंड का ऑब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो होल्डिंग, कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स में है, फंड परफॉर्मेंस, एसेट एलोकेशन, रिस्क मेजर्स, फंड मैनेजर कमेंट्री। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से जो पूछा जाता है, फंड मैनेजर कमेंट्री किस रिपोर्ट किस डॉक्यूमेंट में होता है, तो वहां पे आपको फंड फैक्ट शीट टिक करना है। फंड मैनेजर कमेंट्री सेक्शन में इकोनॉमी और मार्केट के बारे में अपने व्यूज शेयर करते हैं। While the SID, SAI and KIM need to be updated periodically, the interim changes are updated by the AMC through the issuance। SID, SAI और KIM को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंटरिम चेंजेस को एएमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? पहला ऑप्शन है फैक्ट शीट यानी कि फंड फैक्ट शीट,
दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑडिटर्स रिपोर्ट, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। कोई भी इंटरिम चेंजेस होता है तो वो एडेंडम के थ्रू आता है। म्यूचुअल फंड स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट होता है सिड यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, साई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए, ये भी एग्जाम में आ जाता है। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस हो जाए जैसे इंटरिम चेंजेस तो एएमसी एडेंडम इशू करती है। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। जैसे कि क्या क्या टाइप का चेंजेस हो गया, एक्सपेंस रेशियो चेंज हो जाना, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सिड और साई के साथ अटैच या सर्कुलेट किया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन, ए फंड फैक्ट शीट हैज टू बी पब्लिश्ड ओनली एट द टाइम ऑफ ए न्यू फंड ऑफर। दूसरा ऑप्शन, एज पर सेबी रेगुलेशन a fund fact sheet has to be published on a monthly basis by the AMC. तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। चौथा ऑप्शन है ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू मैंडेटरी रीड द फंड फैक्ट शीट बिफोर रिकमेंडिंग ए स्कीम टू देयर इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है ए फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। ये मैंडेटरी बेसिस पे नहीं होता, वॉलंटरी बेसिस पे होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। सेबी ने फैक्ट शीट पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं किया है, इसलिए एएमसी वॉलंटरी बेसिस पर फैक्ट शीट पब्लिश करती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सब एएमसी मंथली फैक्ट शीट पब्लिश करती है क्योंकि इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देनी होती है। सिड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, किम और साई भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, बट फैक्ट शीट एक वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है। एन एडेंडम हैज टू बी इशूड फॉर ए चेंजेस इन। एडेंडम किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। विच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंटेन्ड इन द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट? सिड में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नेम्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम्स ऑफ सिक्योरिटी इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड है ये इंफॉर्मेशन सीड में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में। क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता। व्हेन इज द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड अपडेटेड? सीड कब फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। सीड को हर 6 महीने में अपडेट करना होता है, जैसे कि सितंबर के एंड तक या फिर मार्च के एंड तक, मतलब साल में 2 बार अपडेट करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी 6 मंथ। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई हैज टू बी रेगुलरली अपडेटेड and the updation has to be done by the end of 3 months every financial year. State whether true or false. क्या साई को हर साल अपडेट करना होता है और क्या यह अपडेट फाइनेंशियली ईयर के 3 मंथ्स के अंदर करना होता है? पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। साई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है म्यूचुअल फंड का, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है एएमसी स्पॉन्सर ऑपरेशन के बारे में। हर फाइनेंशियल ईयर के बाद 3 मंथ के अंदर अपडेट करना जरूरी है। अगर कोई मेजर चेंजेस या मटेरियल चेंजेस होता है तो तुरंत अपडेट करना पड़ता है। अपडेट कहां पर होता है? म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर, मतलब कि एएमसी की वेबसाइट पर या फिर एमफी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। द वैल्यूएशन पॉलिसी ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज मेंशन इन विच डॉक्यूमेंट? म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन पॉलिसी किस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, तीसरा ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एएमसी, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई। साई एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ऑपरेशनल डिटेल्स होती है, इसलिए वैल्यूएशन पॉलिसी यही मेंशन होता है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? फैक्ट शीट में क्या हो गया? सिर्फ समरी होता है। एनुअल अकाउंट में फाइनेंशियल डेटा होता है,
एडेंडम में चेंजेस, इंतरिम चेंजेस अपडेट के लिए होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही वैल्यूएशन रूल्स एंड पॉलिसी होता है। इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू गेट अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डेटा ऑन म्यूचुअल फंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड ही रीड? अगर इन्वेस्टर को हर महीने अपडेटेड परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो डेटा चाहिए तो कौन सा डॉक्यूमेंट रीड करना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम की अपडेटेड इंफॉर्मेशन देता है और ये जनरली हर फंड हाउस द्वारा मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। फंड फैक्ट शीट कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी ये लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देने के लिए रेगुलर शेयर की जाती है। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज एन एब्रिगेज वर्जन ऑफ विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? किम किस डॉक्यूमेंट का शॉर्ट वर्जन होता है? पहला ऑप्शन है द ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड, दूसरा ऑप्शन है द हाफ ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फंड, तीसरा ऑप्शन है द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई का ही वो शॉर्ट वर्जन होता है। किम यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम असल में सिड यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और साई यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन का समरी होता है। स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट सिड और साई होते हैं। किम में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट उसकी नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर एंड ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम, तीसरा ऑप्शन एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। किम असल में सिड और साई का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम के नाम, इशू डेट होता है, कब ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ, रीओपनिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न, रिस्क प्रोफाइल, प्लान और ऑप्शन, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस होता है कि फंड 1 साल में, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या परफॉर्म किया, एक्सपेंस होता है उसका, इन्वेस्टर गिवरेंस रिडर्सल डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होते हैं। वेयर इज द परफॉर्मेंस डेटा फॉर ऑल स्कीम अक्रॉस द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अवेलेबल? पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सभी स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा एक ही जगह कहाँ अवेलेबल होता है? पहला ऑप्शन है द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, तीसरा ऑप्शन है एमफी वेबसाइट, चौथा ऑप्शन है द फंड फैक्ट सीट। तो इसका राइट आंसर है एमफी वेबसाइट। हर एएमसी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी वेबसाइट पर स्कीम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पब्लिश करे और उसे रेगुलर बेसिस पर अपडेट करे। इससे इन्वेस्टर को स्कीम की परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। साथ ही म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है। एमफी वेबसाइट पर सारे म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा मिलता है। डिफरेंट टाइम पीरियड जैसे कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से डेटा देख सकते हैं। अलग अलग फंड कैटेगरीज के कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है एमफी वेबसाइट। इफ यू वांट टू नो द जनरल रिस्क फैक्टर देन विच डॉक्यूमेंट शुड ही रीड? अगर किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के जनरल रिस्क फैक्टर समझना है तो उसे कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फील्ड विद सेबी, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। स्कीम के रिस्क स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड में क्लियरली मेंशन होते हैं। दो टाइप के इसमें रिस्क मेंशन होते हैं, जनरल रिस्क और दूसरा स्कीम स्पेसिफिक रिस्क। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। द न्यू फंड ऑफर डेट्स आर पब्लिश्ड इन द डैश। एनएफओ के डेट्स किस डॉक्यूमेंट में पब्लिश होते हैं? पहला ऑप्शन है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। सिड में भी
एनएफओ डेट्स होते हैं और किम में भी एनएफओ डेट्स होते हैं, क्योंकि किम जो होता है समरी होता है सीड एंड साई का, तो उसमें भी एनएफओ ओपनिंग डेट, एनएफओ क्लोजिंग डेट और रीओपनिंग डेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि किम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि सीड। A summary of the scheme related information document is found in the कौन सा डॉक्यूमेंट समरी होता है स्कीम इंफॉर्मेशन का? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा ऑप्शन है फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्कीम के डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और म्यूचुअल फंड या एएमसी के स्टैट्यूटरी डिटेल्स भी इंक्लूड होते हैं जो स्कीम ऑफर कर रही है। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बेसिकली सिड और साई का शॉर्ट समरी होता है। इसमें सिर्फ वो की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उनके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम? किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? किम इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स की इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। दूसरा ऑप्शन है किम इज द एनुअल न्यूज लेटर ऑफ द म्यूचुअल फंड। तीसरा ऑप्शन है किम प्रोवाइड्स एनएवी हिस्ट्री ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम। चौथा ऑप्शन है किम इज अ डॉक्यूमेंट विच मस्ट accompany ऑल म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है किम इज a document which must accompany all mutual fund application form। किम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना मैंडेटरी होता है। विथ रिस्पेक्ट टू किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन है किम इज बेसिकली एन एवरेज वर्जन ऑफ द ऑफर लेटर। दूसरा ऑप्शन है किम बेसिकली कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ स्पॉन्सर ट्रस्ट एएमसी, not their function। तीसरा ऑप्शन है द किम इज अटैच्ड टू ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म। चौथा ऑप्शन है किम हैज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इफ द इन्वेस्टर आस्क फॉर इट। तो इसका राइट आंसर है किम हैज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इफ द इन्वेस्टर आस्क फॉर इट। ये ऑप्शन ही गलत है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। किम सिड और साई का समरी होता है जिसमें इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। ये डॉक्यूमेंट मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है। इसलिए स्टेटमेंट किम सिर्फ तब प्रोवाइड किया जाता है जब इन्वेस्टर मांगे। ये ऑप्शन गलत है। द फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड डैश। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का मेन फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ए कंपैरिजन ऑफ वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड के लीगल डॉक्यूमेंट्स सिड, साई और किम इन्वेस्टर को स्कीम के बारे में पूरी जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं इन्वेस्टर को इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, क्योंकि इनमें स्कीम के फीचर, रिस्क, ऑब्जेक्टिव क्लियरली दिए होते हैं। द फॉर्मेट ऑफ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज एज पर द रेगुलेशन रिलेटेड टू डैश। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्मेट किससे रिलेटेड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, चौथा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ ए म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। किम, सिड और साई का समरी होता है। इसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है। The interim changes in a mutual fund scheme are updated to the investor through dash। म्यूचुअल फंड स्कीम में बीच में होने वाले इंतरिम चेंजेस की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को किसके थ्रू दी जाती है? पहला ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, तीसरा ऑप्शन है एडेंडम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। सिड, साई और किम को टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी होता है
लेकिन अगर बीच में कोई चेंज आता है तो उसे एडेंडम के थ्रू अपडेट किया जाता है। एडेंडम क्या होता है? एक एडिशनल अपडेट डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्टिंग स्कीम डॉक्यूमेंट्स में हुए चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। एडेंडम को स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट माना जाता है और यह किम के साथ अटैच होना चाहिए। When is the statement of additional information साई अपडेटेड? साई को रेगुलर बेसिस पर कब अपडेट करना होता है? पहला ऑप्शन है एवरी मंथ, दूसरा ऑप्शन है बिफोर 10th ऑफ जनवरी एंड 10th ऑफ जुलाई एवरी 6 मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 3 मंथ, चौथा ऑप्शन है बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो इसका राइट आंसर है बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। साई के अपडेशन के लिए क्लियर रूल्स होते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के 3 मंथ्स के अंदर साई अपडेट करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चेंज होने पर इन्हें ऑनगोइंग बेसिस पर तुरंत अपडेट करना होता है और इन अपडेट्स को म्यूचुअल फंड की वेबसाइट और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी की वेबसाइट पर अपलोड करना मैंडेटरी है। वेयर आर द स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम डिस्क्लोज? म्यूचुअल फंड के जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर होते हैं वो किस डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है एडेंडम, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। सिड में दो ब्रॉड कैटेगरीज के रिस्क हाईलाइट्स किए जाते हैं, स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कॉमन होते हैं। स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एसेट कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं। The synopsis of the scheme related information document is founded in the स्कीम के डॉक्यूमेंट का समरी कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रस्ट डीड, चौथा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम असल में सीड और साई का समरी होता है। इन इसमें उन डॉक्यूमेंट्स के की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के हिसाब से सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में आसानी से और वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी होता है। If an investor in a multi-cap fund wants to know the industry-wise allocation of the funds, then which document should he refer to? अगर इन्वेस्टर को मल्टी कैप फंड का इंडस्ट्री सेक्टर एलोकेशन देखना है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट देखेगा? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है सिड एंड साई, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। म्यूचुअल फंड का एक सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट होता है मंथली फंड फैक्ट शीट। इस डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टर, फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रेटिंग एजेंसी, रिसर्च एनालिस्ट, मीडिया एक्सटेंसिवली यूज करते हैं ताकि म्यूचुअल फंड के डिफरेंट स्कीम की इंफॉर्मेशन मिल सके। फंड फैक्ट शीट में इक्विटी स्कीम के लिए सिक्योरिटी वाइज एलोकेशन, इंडस्ट्री एंड सेक्टर वाइज एलोकेशन दोनों क्लियर प्रोवाइड किए जाते हैं। सेबी हैज टू अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन डैश। सेबी कितने टाइम में स्कीम डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है? पहला ऑप्शन है 7 डेज, दूसरा ऑप्शन है 15 डेज, तीसरा ऑप्शन है 1 मंथ, चौथा ऑप्शन है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव इट्स ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट आंसर है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव्स इट्स ऑब्जर्वेशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता बल्कि सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन देता है। म्यूचुअल फंड को इन ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना होता है, इसलिए मार्केट में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सेबी द्वारा रिव्यू किए गए होते हैं, ना कि ऑफिशियली अप्रूव। तो इसका राइट आंसर है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव इट्स ऑब्जर्वेशन। हाउ ऑफन शुड द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम बी अपडेटेड? किम कितनी बार अपडेट करना चाहिए? पहला ऑप्शन है एवरी क्वार्टर, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस इन ए ईयर, तीसरा ऑप्शन है एटलीस्ट वंस ए ईयर, चौथा ऑप्शन है इट नीड नॉट टू बी अपडेटेड आफ्टर इट इज इशूड वन। तो इसका राइट आंसर है ट्वाइस इन ए ईयर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 2021 सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग किम को कम से कम हर हाफ ईयरली में एक बार अपडेट करना जरूरी है और ये अपडेट हाफ ईयर के एंड के 1 मंथ के अंदर करना होता है। ये अपडेट सितंबर और मार्च के एंड के डेटा और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होता है। आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई। साई में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती?
पहला ऑप्शन है टैक्स, लीगल एंड जनरल इन्फॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन है करंट एसआईपी रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स। चौथा ऑप्शन है राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो इसका राइट आंसर है करंट एसआईपी रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, साई में म्यूचुअल फंड या एमसी की स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे म्यूचुअल फंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूनिट होल्डर्स के राइट्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स। साई में स्कीम के रिटर्न की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। स्कीम के रिटर्न्स और परफॉर्मेंस रिलेटेड डिटेल्स आपको म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट में मिलती है।